ठीक है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल में द्वैध शासन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बक्सर के युद्ध के बाद काफ़ी सारी जगहों की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्वैध शासन क्या होता है और इसका उपयोग किस तरह से किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, द्वैध शासन बंगाल में स्टार्ट किया पहले, तो सबसे पहले। ठीक है, देखिए दो प्रतिनिधि होते हैं बंगाल में। द्वैध शासन क्या होता है, मतलब डायआर्की, एक ही समय पर एक ही स्थान पर दो स्तरों पर जब शासन होता है तो उसे हम कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, एक ही स्थान पर एक ही समय पर दो स्तरों पर शासन हो रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है द्वैध शासन। तो सबसे पहले एक शासन तो हो रहा है प्रशासनिक रूप से, ठीक है, और दूसरा शासन हो रहा है राजस्व, वित्तीय और अन्य अधिकारों का। ठीक है, तो हमने देख लिया कि दो चीज़ें पैरेलल चल रही है, एक चल रही है प्रशासनिक कार्य, दूसरी हो रही है राजस्व और वित्तीय अधिकार। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्य का प्रमुख जो हो गया वो हो गया नवाब। ठीक है, अब नवाब हो गया, और जो राजस्व, वित्तीय अधिकार जो और बाकी अधिकार थे वो किसके पास चले गए, अंग्रेजों के पास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, अब प्रशासनिक कार्य में नवाब का कार्य सिर्फ इतना था कि वो कानून व्यवस्था देखे, न्याय करे और दंड दे, मतलब एकदम से साइडलाइन कर दिया उसको कि आप सिर्फ कानून व्यवस्था देखिए, बाकी चीज़ हम संभाल लेंगे, हम है ना ऐसा वाला। ठीक है, तो राजस्व और वित्तीय अधिकार अंग्रेजों के पास चले गए। तो जो वास्तविक अधिकार जो थे, मतलब मेन जो होता है, जितने भी बजट है, जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो कौन देख रहा है, अंग्रेज देख रहे हैं। तो वास्तविक अधिकार किसके पास चले गए, अंग्रेजों के पास। तो मतलब शक्ति किसके पास है, अंग्रेजों के पास है, अंग्रेजों के पास शक्ति है, लेकिन उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, नवाब के पास। तो देख रहे हैं आप कितने दिमाग वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, शक्ति उन्होंने सारी पावर अपने पास रखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नवाब को दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन को लागू करने के उत्तरदायी कारक, मतलब द्वैध शासन को उन्होंने लागू तो किया, पर किस लिए किया, किस वजह से किया, ये सब हम आगे देखते हैं। अंग्रेज जो थे वो राजनीतिक रूप से लोकप्रिय नहीं थे, उनको कोई जानता नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों का इंटरेक्शन किसके साथ रहता था, राजसी परिवार, रियासतों के साथ। वो आम लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते थे, अंग्रेज आम लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते थे, इसलिए राजनीतिक रूप से लोकप्रिय नहीं थे। क्योंकि अभी भी देखते हैं, अब अभी हमारा नेता जो होता है वो राजनीतिक रूप से लोकप्रिय होता है, जनता के द्वारा पहचाना जाता है। जब अंग्रेज पहचाने ही नहीं जाएंगे तो वो शासन कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो एक कारण ये था द्वैध शासन का कि वो राजनीतिक रूप से लोकप्रिय नहीं थे। अब प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने से तत्काल ही भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ सकता था। मतलब उस समय जब किसान जो थे वो जानते थे कि ये हमारा राजा है, जैसा भी है हमारा है, जो भी करेगा हमारे लिए करेगा। बट अब किसी विदेशी को अगर किसी विदेशी ने शासन ले लिया तो भारतीय लोग असंतोष करेंगे कि भाई इतना पुराना राजसी इतिहास है, आप कौन कहाँ से आ गए, आप क्यों शासन कर रहे हो। तो इस तरह इस चीज़ को समझकर उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन नहीं लिया। नवाब ही प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन के रूप में सामने था, पर सारे वित्तीय अधिकार, राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। ठीक है, तो भारतीय संतोष का सामना न करना पड़े, एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है द्वैध शासन को लागू करने का। ठीक है, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो सकता है। अगर जनता विद्रोह कर देगी तो किसका नुकसान होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान होगा। इसीलिए आर्थिक लाभ को बचाने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष शासन नहीं लिया। प्रत्यक्ष रूप से सत्ता लेने पर अन्य यूरोपीय व्यापारियों के साथ कटुता, तनाव बढ़ने का खतरा था। ठीक है, बाकी के जो डच थे, पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे, इनके साथ संघर्ष होने की संभावना थी, इसीलिए वो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा, अब जब उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से सत्ता ली, अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता ली, तो वो नवाब के जरिए कर निकलवा सकते थे, दूसरी कंपनियों से, व्यापारिक कंपनियों से वो कर निकलवा सकते थे। ठीक है, अब इसलिए ऐसे में अगर बाकी की शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो जाती तो इंग्लैंड की सरकार भी जो थी, जो ब्रिटिश संसद थी, वो कंपनी के विरुद्ध हो जाती, जिससे नुकसान किसका होता, कंपनी का। ठीक है, क्लाइव यदि बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले लेते तो ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती।
अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सारे डिसीजंस उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए बंगाल की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती उस समय, तो ब्रिटिश संसद जो थी वो चौकन्नी हो जाती, वो हस्तक्षेप करने लगती, सारा प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी ना कमाकर ब्रिटिश संसद को भी दे, ये भी सोचती। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्यक्ष सत्ता नहीं ली। ठीक है। अब प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए, मतलब अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन लागू किया। प्रशासनिक कठिनाइयाँ मतलब सारा लेखा जोखा ताम झाम कौन देखे? नवाब देखे। हमारा काम क्या है कि हम वित्तीय रूप से काम करेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे, हमको ये सब झंझटों से दूर रखें। ठीक है। तो प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन लागू किया। अब इसके परिणाम देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है। कंपनी द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू करने से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई, कमज़ोर हो गई। इसके चलते ही अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था मतलब अब मान लीजिए एक ही जगह पर दो लोग शासन कर रहे हैं जिनके बीच में तालमेल नहीं है, मेल जोल नहीं है, अलग अलग संस्कृतियों से है, तो मनमुटाव भेदभाव आएगा ही आएगा और जिसके कारण से अव्यवस्था फैलने लगेगी। ठीक है। अब जब वित्तीय अधिकार सारे अंग्रेज़ों के पास थे तो उन्होंने क्या किया? मनमाने तरीके से राजस्व वसूली की। मनमाने तरीके से जितना मन आए उतना लगान वसूला। अब कृषि की स्थिति इससे दयनीय हो गई। जो किसान पहले अपने लिए बचा पा रहे थे, अब वो अपने लिए नहीं बचा पा रहे। जैसा भी था नवाब, वो अपने लोगों की भलाई चाहता था, तो अब कोई बाहर से आएगा तो वो अब दूसरे लोगों की भलाई क्यों चाहेगा? वो सिर्फ चाहेगा कि मेरा भला हो, मेरा मुनाफा हो। तो इससे कृषि की स्थिति दयनीय हो गई और कृषि का ह्रास हुआ। एक ज़मीन पर मान लीजिए हम बर्डन डालते जाए कि आप ये उगाओ, आप यही फसलें उगा सकते हो, तो इससे कृषि का ह्रास हुआ। एक ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है एक समय के बाद। तो वस्तुतः किसानों के ऊपर शोषण में वृद्धि हुई, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो इससे उत्पादन में कमी आ गई। उत्पादन में कमी आने के साथ ही अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। तो कंपनी के कर्मचारी जो थे अब निजी व्यापार पर ध्यान देने लग गए कि मतलब अब कंपनी तो ठीक है, जो कमा रही है, अब हम अपना भी देख लें। अब इतने दूर से आए हैं तो हम कुछ भी कमा लें, हम खुद भी कमा लें। तो निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है। अब इसके साथ ही ये सब चीज़ें होने के साथ ही असंतोष बढ़ना स्टार्ट हो गया, असंतोष पनपने लगा। अब इसके साथ में क्या होता है? 1772 में आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी और बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित कर दी। अब वो पीछे भी नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि अब हम डायरेक्ट देखेंगे, जो देखेंगे हम देखेंगे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, महान लोग हैं। ठीक है। तो इसी तरह से यही द्वैध शासन होता है। तो जब एक ही जगह पर हम देख रहे हैं कि पैरेलल रूप से दो लोग शासन कर रहे हैं, तो ये द्वैध शासन हुआ। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये द्वैध शासन समझ में आया होगा। ठीक है। धन्यवाद।